क्या हाल है? बढ़िया। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोग आगे बात करते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी चार्ज की अपने सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होने की। अब वो डिपेंड करता है कि वो सरफेस है कैसा। अगर मान लीजिए वो लीनियर सरफेस है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइक लाइन है, जैसे वायर है कोई, उसकी लेंथ है L, उस पर मैंने Q चार्ज डाला तो वो Q चार्ज पूरी बॉडी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी है तो यहाँ पर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी बताएगी कि लैम्डा Q/L कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई ऐसा सरफेस है जिसका एरिया होता है, जैसे मान लीजिए कोई रिंग है, तो रिंग के केस में लेंथ तो नहीं होगी, रिंग के केस में तो एरिया होगा पूरे का, तो उस केस में हमारा क्या बन जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। और अगर मान लीजिए कोई 3D फिगर है जहाँ पर वॉल्यूम की बात आ जाएगी तो वो बन जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये डिफरेंट सिंबल्स हैं। लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ के लिए होता है और सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया के लिए होता है और रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के लिए होता है, ठीक है। ये आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर है? चलिए हाँ, इसमें एक चीज़ और है। अगर मान लीजिए मुझे छोटी सी लेंथ लेनी है या छोटा सा एरिया लेना है तो उस केस में यही dQ/dL हो जाएगा, यही dQ/dA हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि मुझे लेना क्या है, कितना चार्ज लेना है पर यूनिट लेंथ पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा भैया, ठीक है। तो क्योंकि ये आगे ना चिपक गया, ये समझ लो इससे शादी हो गई आपकी। अब ये जब जैसे जैसे आप चैप्टर आगे पढ़ते जाओगे, चैप्टर्स पढ़ते जाओगे, सिलेबस पढ़ते जाओगे, फिजिक्स पढ़ते जाओगे, तब तक ये चिपक गया आपसे। जैसे वेक्टर है ना, 11th क्लास में वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो एक बार आपने पढ़ लिया पर उस हिसाब से शादी हो गई, चिपक जाएगा फिर आपको छोड़ेगा नहीं। ऐसी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? वैसे तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, पोलर नॉन पोलर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है दो चार्जेस का, बट दोनों चार्जेस होंगे कैसे? इक्वल एंड अपोजिट। मतलब चार्जेस का साइन तो अपोजिट होगा बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। चार्जेस का साइन अपोजिट होगा बट मैग्नीट्यूड सेम होगा और उनके बीच में एक सेपरेशन होगी जो कि बहुत 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 छोटी होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है H का और एक मॉलिक्यूल है Cl का, ठीक है। तो ये हमारा एक HCl मॉलिक्यूल है। तो HCl में आप देख सकते हो H जो होगा वो Cl के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा होगा, तो H का सेंटर ऑफ मास कहीं और लाई करेगा। मान लीजिए H प्लस का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करता है और Cl माइनस का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करता है। तो H प्लस पर भी +1 चार्ज होगा और Cl माइनस पर -1 चार्ज होगा, लेकिन दोनों के सेंटर ऑफ मासेस के बीच में क्या आ गई? एक सेपरेशन आ गई। वो सेपरेशन हमारी 2a है। अब आप समझ सकते हो कि मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो कितनी कम होगी ये सेपरेशन, इसलिए मैंने इसको 2a लिखा है, ताकि इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करें और हम लोग डेरिवेशन में यूज़ करें तो ये आधा आधा इक्वली होके a हो जाए। और कोई लॉजिक नहीं है कि 2a क्यों लिखा है, कोई लॉजिक नहीं। आप L लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसको पूरी लेंथ को L लिख सकते हो, तो यहाँ पर ये L बन जाएगा। लेकिन सिर्फ 2L या 2a इसलिए लिखा है ताकि जब इसको दो हिस्सों में बांटें तो ये क्या हो जाए? बराबर बराबर a बट जाए और डेरिवेशन करते समय हमें ये आसानी हो जाए, बस सिर्फ आसानी के लिए और कुछ नहीं। दो टाइप के इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। देखिए अगर दोनों के सेंटर ऑफ मास अलग अलग लाई कर रहे हैं तो पोलर है। अगर एक ही पॉइंट पर लाई कर गए, मान लीजिए एक ये H प्लस मॉलिक्यूल है, ये Cl माइनस मॉलिक्यूल है, दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक ही जगह लाई कर गया, तो ये क्या हो गया? नॉन पोलर डाइपोल। इनके बारे में हम लोग पोलर नॉन पोलर के बारे में डिटेल में जो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे दिया है। अब इनकी इस डाइपोल की जो स्ट्रेंथ बताता है वो बताता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि कैसे मिलता है हमें? किसी भी एक चार्ज के और उसके बीच के सेपरेशन के प्रोडक्ट के। आप देख सकते हो दोनों में से कोई सा भी चार्ज उठा लो सेम है भाई, ये भी +q है ये -q है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। तो दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज उठा लो और दोनों के बीच की सेपरेशन से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट डाइपोल मोमेंट 2aq। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ध्यान रहे, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यहाँ पर क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो चार्ज तो स्केलर है, चार्ज तो वेक्टर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये जो a वेक्टर है, ठीक है, यही डायरेक्शन बता रहा है इसको।
डायपोल मोमेंट की। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है समझाने के लिए। ये देखिए एक सिस्टम बनाया मैंने, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस 2q चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, और ये L और L डिस्टेंस पर दोनों साइड रखे हुए हैं। आपको नेट डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे आएगा नेट डायपोल मोमेंट, आप देख सकते हो। ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको मैंने थोड़ा सेपरेट किया, माइनस 2q को मैंने माइनस क्यू ले लिया। ये बिल्कुल समझ लो पास में ही है, माइनस क्यू और माइनस क्यू। इससे फ़ायदा क्या हुआ, मुझे समझ में आया कि एक डायपोल तो मेरा ये बन रहा है और एक डायपोल मेरा ये बन रहा है। ठीक है, एक महाशय ये कह रहे थे सर जी ये वाला जो डायपोल बन रहा है ये देखो ना, आप देख ही नहीं रहे। अरे भैया ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, दोनों प्लस हैं, इसलिए डायपोल नहीं बन रहा ये, क्योंकि दोनों के चार्जेस क्या हैं तो सेम लेकिन अपोजिट नहीं है, इसलिए ये डायपोल नहीं बन पाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से हमारे पास एक डायपोल मोमेंट ये हो गया, एक डायपोल मोमेंट ये हो गया। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ, ये हो गई डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब इस तरफ, ये हो गई डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो मेरा डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, दोनों कोई सा भी एक चार्ज उठा लो, चार्ज कितना हो गया Q, और सेपरेशन कितनी है दोनों के बीच में, L। अब की बार देखो मैंने L ले लिया ना, अब की बार L, अब की बार मैं 2a नहीं लिया, अब की बार L लिया है। तो मेरा डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, चार्ज इंटू लेंथ, यानी कि Q इंटू L। चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, इसीलिए मैंने P लिया हुआ है क्योंकि दोनों का ही डायपोल मोमेंट सेम है। अब दोनों डायपोल मोमेंट का नेट रिजल्टेंट जो आएगा ये बीच में से आएगा ऐसे, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों डायपोल मोमेंट का जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो कहीं बीच में से आएगा। तो यहाँ से अगर मैं नेट डायपोल मोमेंट फाइंड करता हूँ तो कैसे निकलेगा, वेक्टर फॉर्म में कैसे ऐड करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा 90 था, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर बचा, 2p स्क्वायर से p तो बाहर आ जाएगा, रूट में 2 रह जाएगा, और p कितना था मेरा पीछे ql, तो ये मेरा बन गया अंडर रूट 2ql। ये आ गया मेरा नेट डायपोल मोमेंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, जो भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ, बट स्टिल अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मुझसे डाउट में पूछ सकते हो। ओके बाय दोस्तों।